श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे संपूर्ण टेंस के बारे में, जो कि टेंस बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में टेंस के बारे में सीखेंगे। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि देखिए, सबसे पहले टॉपिक आता है टेंस। आखिर टेंस है क्या? बहुत से लोगों ने आपको बताया नहीं होगा कि टेंस आखिर में क्या होता है, बस डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले हम टेंस को डिफाइन करें तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, बोलता है कि क्रिया का वैसा रूप जो किसी कार्य के संपादित होने पर समय तथा स्थिति का पता चले, उसको टेंस कहा जाता है। नो डाउट। देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके कार्य के संपन्न होने के बाद, यानी समाप्ति होने के बाद, हम क्या देखते हैं कि कार्य समाप्त होता है तो उस समय क्या है तथा उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। जैसे हमने कहा कि राम खाता है, तो खाता है तो अभी स्थिति उसकी खाने की है, लगातार अभी कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है अभी। साथ ही साथ अभी वो वर्तमान काल में खा रहा था, मतलब खा रहा है। ओके। और इसके बाद देखिए, जैसे हमने कहा कि वह जा रहा था, तो समय क्या हो गया? पास्ट हो गया, वो बीत गया है समय। साथ ही साथ उसका जो काम था वो जारी, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा था। ओके। तो वैसे ही हम बता सकते हैं कि क्रिया का वैसा रूप जो किसी कार्य को संपादित होने पर क्या करता है? बिल्कुल सही, समय और स्थिति यानी पोजीशन, क्या उसकी स्थिति है, किस स्थिति में कार्य कर रहा है, यानी लगातार चल रहा है कि रुक के चल रहा है, कार्य संपन्न हो गया है कि कार्य अभी चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा। तो ऐसे कार्यों को हम इसके अंतर्गत, टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। जो टेंस होता है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नो डाउट, आप सभी जानते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य काल। ओके। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम बारी बारी से मतलब अलग अलग देखकर क्लियर करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि क्रिया का वैसा रूप होता है जिसमें वर्तमान समय का पता चले, यानी कोई भी कार्य, ऐसा कार्य जिससे क्या हो जाए, हमें पता चल जाए कि वाकई में जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल में ही हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेलता हूं, मैं जा रहा हूं, ये सब के सब मैं जा चुका हूं, तो ये सब के सब मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं। तो ये टोटल क्रियाएं जो है वो अभी वर्तमान में या तो कंटिन्यूटी के साथ जारी है या फिर पूर्ण हो गई है, जो भी हुआ, लेकिन ये सब के सब कार्य क्या है? वर्तमान काल में। तो कोई भी कार्य बोले तो काम, यदि वर्तमान काल में क्या हो जाए, संपन्न हो, जारी हो या फिर चल रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान काल की क्रिया होगी। पहचान भी हम कर सकते हैं इसका क्या, कि वह वाक्य जिसके अंत में हूं, है, हो, है, जो भी हो, है, हूं, हो या है लगा रहे, तो हम समझ जाएंगे क्या, कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का है रहेगा अंत में, या हूं रहेगा, या फिर हो रहेगा, या है रहेगा। इतना बात याद रखना है आपको कि यदि अंत वाक्य के अंत में इतना लगा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस। चलिए अब प्रेजेंट टेंस के गुण के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने भेद हैं। जैसे देखो, बोला है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ओके। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। इसको हिंदी में बोले तो सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। और सेकंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर हम इसको दूसरे नाम से बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड के बाद थर्ड है, इसको हिंदी में बोलना चाहे तो वर्तमान अपूर्ण काल बोल सकते हो। मतलब देखो, अब बारी बारी से अभी हम 4 गो इसका भेद देख रहे हैं, और क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे, टोटल को मैं बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहे। आगे देखिए, 3 नंबर है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, पूर्ण अपूर्ण नहीं होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा ये वाला, पूर्ण वर्तमान काल। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला होगा आपका पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि हम बोल सकते हैं सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान क्या है? तो इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा रहे, या फिर और भी बोल सकते हो ताहू, तीहू, तेहू आदि लगा रहे, तो हम समझ जाएंगे क्या, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, यहां पर बहुत बड़ा आपका मतलब बिंदु हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मुख्य क्रिया के मतलब कि जो भी कार्य आप करते, मतलब पूरा संपन्न करते हैं, मुख्य क्रिया होना चाहिए, ना कि शब्द के अंत में। जैसे कोलकाता है तो उसमें भी ता है ना। हाथी मोटी होती है,
तो होतना जो है ये क्रिया नहीं है, उसका गुण या दोष है। सोना चमकीला होता है, गुण या दोष है। तो इसमें ताती वाला नहीं पकड़ना, उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ओके, तो आप मेन मुख्य क्रिया के अंत में देखना। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ना जो है क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये आपकी मुख्य क्रिया हो गया। इसके अंत में यदि ताहूं, तीहूं वगैरह वगैरह है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको परिभाषा भी हम दे सकते हैं। बहुत से लोग केवल पहचाने को बोल देते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहचान से हम नहीं कर सकते। इसका डिफिनेशन होता है जो कि हम बोल सकते हैं वर्तमान काल की वैसी क्रिया, यानी वर्तमान काल की क्रिया ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो वर्तमान काल की ही क्रिया होगी। तो वर्तमान काल की वैसी क्रिया जो सामान्य रूप से अपूर्ण हो, यानी पूरा नहीं हुई हो, खत्म न हुई हो, तो उसको हम कह सकते हैं ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, या फिर कहे तो देखो, जैसे में हमने कहा कि मैं खाता हूं। अभी बताओ कि जो इसको एक और डिफिनेशन हो सकता है कि वैसी क्रिया जो अभी अभी लगी हुई हो, बाद में समाप्त होने की संभावना हो। जैसे मैं खाता हूं तो ऐसे प्रतीत होता है कि मैं खाने की क्रिया जो है का अभी अभी चालू किया हूं, कुछ देर बाद हो सकता है कि समाप्त हो जाए। मैं बोल रहा हूं तो बोलने के बाद तो ऐसा नहीं है कि टेप रिकॉर्डर है, बोलते जाएंगे, नहीं ना। तो कुछ देर बाद हम अपनी वाणी को विराम भी दे देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि वैसी क्रिया जो क्या हो? अपूर्ण हो, यानी पूरा न हुई हो, अभी अभी तुरंत ऐसा प्रतीत हो कि चालू हुई हो, मतलब शुरुआत हुई हो। जैसे मैं खेलता हूं, कब रुक जाऊंगा कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो ऐसी क्रिया को हम मतलब समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं तो डिफिनेशन हो गया वर्तमान काल के सभी आदतों को एक गुण है। अब हम देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको नोट करना है, आप लोग इसे नोट कर लेना। कहता है वर्तमान काल के सभी आदतों को इसी टेंस के अंतर्गत दर्शाया जाता है या रखा जाएगा। जो भी आपका वर्तमान काल के आदत होंगे, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, जो भी है आदतें होगी वर्तमान काल में, उस सभी हैबिट को इसके अंदर रखा जाएगा। ओके, दूसरा बात कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, और मेन वर्ब जो होता है आपका मेन वर्ब, जैसे कार्य जो भी करते हैं उसको मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे पढ़ना, रीड हो गया आपका मेन वर्ब, लिखना, राइट हो गया आपका मेन वर्ब। लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज लगता है ना, उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, यानी सहायक क्रिया। हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया, मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। ओके, लेकिन अब प्रश्न यहां उठता है कि हम वर्ब 1 का प्रयोग कब करें और वर्ब 5 का प्रयोग कर मतलब कब करें। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के सभी सब्जेक्ट तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, आपको पर्सन नहीं पता है तो पर्सन के बारे में आप लोग पहले से जान जाइए कि पर्सन क्या होता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें भी नंबर के आधार पर 2 होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में जैसे आई होता है, और प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन का वी हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा, सेकंड पर्सन में आपका यू, थर्ड पर्सन में मतलब इसका सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई एक नाम होता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में दे या फिर एक से ज्यादा नाम। ओके, तो आप इसे समझ सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के सभी सब्जेक्ट साथ ही साथ थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्टों के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है, तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। या कोई एक नाम आए, बोल सकते हो ही, सी, इट, या कोई एक नाम जैसे हमने कहा राम, इन सभी के साथ आप वर्ब 5 का प्रयोग कर सकते हो। ओके, बाकी इन सभी सब्जेक्टों को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उनके साथ वर्ब 1 का प्रयोग आपको करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो वर्ब 5 है, वर्ब फॉर्म 5 कहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो वर्ब के अंत में आप एस या एस या ई एस जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है? वर्ब 5 बन जाता है। कोई भी है, जैसे देखिए रीड माने आपका पढ़ना होता है, ठीक है, तो ई वर्ब 1 है। लेकिन इसमें ही, सी, इट या कोई एक नाम आता तो यहां पर आपको रीड्स लगाना पड़ता, तो एस लगा दिए तो ये हो गया वर्ब 5। ऐसे ही गो माने जाना होता है, लेकिन इन चारों में सब्जेक्ट में से कोई भी आता तो इसमें गोज लगाते। ओके, तो ये वर्ब 5 बन जाता। आगे देखिए, इसके बाद कहता है कि जब वर्ब के अंतिम अक्षर में वॉवेल या, ध्यान दीजिए, वर्ब के अंतिम अक्षर को देखना है, में वॉवेल या
OCH हो तो इसमें ES जोड़ा जाता है। जैसे गो क्या है, अंतिम अक्षर वोवेल है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ES। गुड। इसमें देखिए CH आया है, टीच, तो क्या जोड़ेंगे, ES। सक्सेस तो क्या लिखेंगे, सक्सेस में ES जोड़ना पड़ेगा। एडवाइस सलाह देना, तो इसमें एडवाइजेज जोड़ा जाएगा, इसमें ES जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब्यूज, अब्यूजेस। ओके, अबाउज हो गया। आगे देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी सब्जेक्ट जो भी टेंसेस है उन सभी का मैंने अलग से एक लास्ट नोट्स में टोटल रूल लिख दिया है, तो रूल के लिए आप चिंता ना करें, उस पर आपको मैं अनुवाद करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो चलिए, अब हम ये टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी टॉपिक थे उसको डील कर लिए। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोले तो अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल की वैसी क्रिया। सबसे पहले हम पहचान को देख लेते हैं, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। ओके, तो देखिए, बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि लगा रहे, तो उसे हम समझते हैं का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, बट ये परिभाषा नहीं हुआ, ये पहचान करने के एक जरिया हो गया। यानी कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें रहा, रही, रहे लगा है तो समझ जाओगे कंटीन्यूअस है। ओके, अब देखो, इसको तोड़ोगे भी ना तो अच्छा से समझ जाओगे। वर्तमान, प्रेजेंट माने वर्तमान, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी, यानी वर्तमान काल की ऐसी क्रिया जो कंटिन्यू के साथ मतलब जारी हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये टोटल रहा हूं, रही हूं कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। ओके, समझ गए। चलिए, अब परिभाषा को देख लेते हैं। बोलता है वर्तमान काल की वैसी क्रिया जो अपूर्णता के साथ या अनिश्चितता, मतलब अनिश्चितता के साथ क्या हो, जारी हो। निश्चितता नहीं होना चाहिए, यहां पर अनिश्चितता होगा। ठीक है, माने समय नहीं दिया रहता है, इसलिए अनिश्चितता होगा। अपूर्णता या अनिश्चितता के साथ क्या हो, जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, इसके बाद कुछ इसका नोट्स है, जिस कहता है इसमें जारी क्रिया को दर्शाया जाता है लेकिन समय का अभाव रहता है। जारी क्रिया तो दिया रहेगा लेकिन समय नहीं दिया रहेगा भैया, अभाव रहता है, समय नहीं रहता है। चलिए, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, कब से पढ़ रहा हूं पता है, नहीं है। तुम स्कूल जा रहे हो, कब से गए, कब को जा रहे हो पता है क्या, नहीं। लेकिन स्कूल जाने की क्रिया अभी भी क्या है, जारी है। पढ़ने की क्रिया अभी भी जारी है, तो जारी है, लगातार है, चल रहा है, तो समझ जाओ क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, इसका रूल क्या होगा देख लो, इसका रूल भी दे दिया गया है, इसमें देख लेते हैं नोट्स में। ऐसे लास्ट वाला टॉपिक में जब हम जाएंगे तो वहां पर टोटल का रूल देंगे। देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है, मैं, तो जब कौन का जवाब देता है हो गया सब्जेक्ट, तो हो गया सब्जेक्ट के सामने आई। उसके बाद आपको इसके साथ इज एम आर लगाना है, तो जनरली आप जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। और इसके बाद वर्ब फॉर्म कुछ नहीं होता है, वर्ब का जो मूल है उसमें आईएनजी जोड़ दो, वर्ब फॉर्म बन गया। अब देखिए, तो रीड माने पढ़ना, आईएनजी जोड़ दिए थे, रीडिंग, आई एम रीडिंग। बट अदर वर्ड नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन अदर वर्ड नहीं है। देखिए, एक बार ये भी समझा देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो वाक्य में कुछ करता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कौन पढ़ रहा है, मैं, सब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो क्या के जवाब देगा, यानी पढ़ना जो हो गया आपका काम हो गया। तो जो काम होगा उसको हम कह सकते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट, मैं क्या पढ़ रहा हूं, कुछ पता है क्या, रामायण पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, कहानी पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कुछ भी पढ़ने से कोई प्रभावित होगा तो होगा ऑब्जेक्ट, कर्म होगा। ठीक है, क्रिया होगी, कर्म होगा। क्रिया का मतलब समझ गए, जो आप करोगे वो क्रिया, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो हो गया कर्म। तो आगे देखते हैं, सेकंड वाला में जैसे बोला है तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम बता सकते हैं तुम के लिए यू आर लगेगा, गोइंग टू अ स्कूल। आगे देखते हैं, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब फोर का, मतलब वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, पहचान पहले देख लेते हैं। कहता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो आदि लगा रहे, या फिर एक और कह सकते हैं या हो, ये हो लगा रहे, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा टेंस है, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक है। मुख्य क्रिया के अंत में देखना है, या ये जो भी हो है लगा रहे, साथ ही साथ चुका चुकी लगा रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परिभाषा के तौर पर देखना चाहे तो हम कह सकते हैं वर्तमान काल की वैसी क्रिया जो पूर्ण हो या निश्चित हो। देखिए, ये
ये जो यहाँ पर आपका टेंस लिखा गया है प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब निश्चित या पूर्ण, समाप्त हो गई हो, यानी ऐसी क्रिया जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हो, खत्म हो गई हो, उसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब निश्चित, ठीक है। जैसे देखिए इसमें बोलता है कि वर्तमान काल की वैसी क्रिया जो क्या हो, पूर्ण हो या निश्चित हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चूंकि इसमें क्या होता है कि सभी क्रिया समाप्त अवस्था में मिलती हैं, जो भी क्रिया आप देखोगे सब समाप्त हो गई होगी। जैसे मैंने खा चुका है, मैं खा चुका हूं, तो देखिए खाने का कार्य क्या है, समाप्त नहीं हुआ है, हो गया है। मैं सो चुका हूं, सोने का भी कार्य समाप्त हो गया है। जैसे मैंने आया है, या फिर मैं जा चुका हूं, मैं आई मतलब वो कोई दूसरा, वह आई है, वह आई है, तो आई है तो आने का कार्य उसका समाप्त हो गया है। वह गई तो मतलब गई है, तो जाने का क्रिया उसका क्या हो गया है, वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि मैं खा चुका हूं, तो आई के साथ हैव लगता है, हैव लगाया, और खाना का ईट होता है लेकिन वर्ब 3 लगाना होगा, तो वर्ब 3 होता है ईटन, और इसके बाद आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूं। ओके, साथ ही साथ देखिए दूसरा का नोट्स बोलता है कि ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज का तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सभी सब्जेक्टों के साथ हैज का प्रयोग तथा बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। बोले तो ही सी इट या कोई एक नाम के साथ हैज का प्रयोग होगा, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देखिए प्रेजेंट वर्तमान काल, परफेक्ट निश्चित, कंटिन्यू मतलब जारी भी, मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि लगा रहा हो या लगे रहे, तो हम समझते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ऐसे परिभाषा के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल की वैसी क्रिया जो समय के साथ जारी हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं या कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए इसमें समय अवश्य दिया रहता है। पहल का नोट है कि यदि आपको वर्तमान काल में समय दिया है तो समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे कि इसी टेंस में आपको समय मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलता समय। साथ ही साथ समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे हम लोग। ओके, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं यहाँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब समय टू द पॉइंट हो, यानी निश्चित समय हो, या कब से का पता चले तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा सन 1989, 2022, 2006, जनवरी से, सुबह से आदि। जैसे देखो समय में दिया रहे, साल में अगर तो ऐसा नंबर दिया रहेगा तो हम सिंस लगाएंगे। महीना में यदि महीना का नाम दिया रहेगा सिंस लगाएंगे, और यदि दिन का नाम दिया रहे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो भी सिंस लगाएंगे। सुबह शाम निश्चित समय होता है, हम समझ सकते हैं कि सुबह से गया है, नहीं समझ जाएंगे कि 6 बजे 7 बजे से निश्चित तौर हो गया सुबह का, तो सुबह में भी सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस इवनिंग होगा। साथ ही साथ यदि बचपन से कोई घटना होती है, चाइल्डहुड, तो वहां भी सिंस का प्रयोग होगा। ओके, अब देखते हैं फॉर का प्रयोग। देखिए फॉर का प्रयोग कहता है कि जब समय पीरियड ऑफ टाइम हो, अर्थात अनिश्चित हो या कितने से का जवाब देता हो, तब हम समय को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिनों से। अब बताइए आप ही कि 2 दिन कब से गिनोगे, 2 दिनों से कब से गिनोगे, नहीं पता है। आज से गिनोगे, 2-4 दिन पहले से गिनोगे, बाद से गिनोगे, नहीं पता है। 2 वर्षों से, 2 वर्ष कब से गिनोगे, अभी 2023 चल रहा है तो 2 वर्ष से गिन सकते थे 21 में, लेकिन अभी ये नहीं बोला है कि 2023 से ही गिनो, ठीक है। तो 2 वर्षों में भी 4 लगेगा, 4 वर्षों से 4 लगेगा। अब देखिए वर्ष में कितने वर्षों से होगा, समय टू द पॉइंट नहीं होगा तो 4 लगेगा। महीना का भी नाम 4 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 4 लगेगा। दिन में 2 दिनों से 4 दिनों से 4 लगेगा। घंटा में भी रहे समय में, जैसे कि 2 घंटे से 4 घंटे से, तो भी 4 लगेगा। ओके, यहां देखिए ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना होती है। क्या सूत्र रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं। अच्छा बताइए 2 वर्ष कब से गिने, पता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसमें 4 लगेगा। तो आई हैव बीन रीडिंग, क्यों रीडिंग, क्योंकि वर्ब 4 लगाना है।
अब देखिए 4 क्यों लगा, क्योंकि समय नहीं पता है कि 2 वर्ष कब से पढ़ रहे हैं। ओके, तो 4 2 ईयर्स, यही कह देता कि मैं 2016 से पढ़ रहा हूं, तो यहां पर सिंस होगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2016 ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हम इस रूल पर टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम पास्ट टेंस को। कहता है कि क्रिया का वैसा रूप जो भूतकाल में क्या हो, भूतकाल का पता करें, पता चले, उसको हम पास्ट टेंस करते हैं। परिभाषा क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य अंत क्रिया के अंत में, मुख्य हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, थी, थे, था, थी लगा रहे, तो हम कह सकते हैं पास्ट टेंस है। साथ ही साथ पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम बोले तो वही सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस बोले तो अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद देखिए अब इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। तो कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस यह अलग है। कैसे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में भूतकाल के वैसे वाक्य जिनके अंतर्गत पद, नौकरी बोल सकते हो, पद, नौकरी, पेशा, जो आपका नौकरी पेशा है, गुण, दोष को बताया जाता है। जैसे, और इसके साथ साथ वर्ब वन का प्रयोग कर सकते हो, नहीं यहां पर सॉरी वर्ब वन का प्रयोग ना करके आप क्वालिटी को दर्शाओगे। जैसे मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर। देखिए शिक्षक होना आपका क्या है, एक पद है, पेशा है। जैसे हमने कहा कि आप एक लड़के हैं, तो यू आर अ बॉय। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वह एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर। ओके, लेकिन ये पास्ट का है तो वॉज लगाएंगे। हम कह सकते हैं कि वह नर्स है, तो सी वॉज अ नर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है इसको बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि वह अच्छा है, गुण या दोष बता रहे हैं। वह पागल है, पागल था, अच्छा था, पागल था, तो ही वॉज गुड एंड ही वॉज मैड। ठीक है, गुण या दोष बताया इसका। चलिए पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो सामान्य भूतकाल। जैसे कि हम पहचान में बोले तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहे, तो हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट। साथ ही साथ एक और पहचान होता है क्या, कि आ था, मतलब आ, ई, ए और या, ये भी लगा रहे, तो हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो भी रूल है, परिभाषा देख लेते हैं। कहता है भूतकाल की वैसी क्रिया जो सामान्य रूप से क्या हो, अपूर्ण हो, पूरा ना हुई हो, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, देखिए मेरा पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ। वह स्कूल जाती थी, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के इसमें दूसरा का रूप लगेगा। याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ता था, तो आई रीड, आई रेड होता है, पढ़ा जाता है रेड, रीड लिखा है क्योंकि वर्ब टू रेड होता है रीड का। वह जाती थी स्कूल, तो सी गो होता, लेकिन वर्ब टू लगता है, तो गो का वर्ब टू होता है वेंट। सी वेंट टू अ स्कूल। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब टू का प्रयोग होता है। ओके, और थर्ड है कि इसमें डीड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सब्जेक्ट के लिए नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्यों के अनुवाद के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप इसका डीड का प्रयोग नहीं करेंगे, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप इसका क्या कर सकते हैं, डीड का प्रयोग किन्हीं भी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि मैं नहीं पढ़ता था, तो क्या लिखोगे, आई डिड नॉट रीड। अब आपका क्या होगा, वर्ब वन लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेंस को। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस पर आ गए हम लोग। एक बार रिवाइजिंग करोगे अपने से खूब, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसको नोट करते जाओ एक कॉपी पर, तो बेहतर होगा। ओके, उसके बाद ट्रांसलेशन के जितने भी अनुवाद है इस रूल पर बनाओगे, एक भी अनुवाद नहीं छूटेगा। नेक्स्ट कहता है पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। और परिभाषा के तौर पर देखें तो भूतकाल की वैसी क्रिया जो अपूर्ण या कह सकते हैं बिना समय के साथ क्या हो, जारी हो। इस जारी तो रहेगी लेकिन समय नहीं दिया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं इसको बनाने के लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके,
जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा था, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है बट टाइम नहीं है। तो मैं पढ़ रहा था तो आई, वॉज लगेगा था थी है तो, और वर्ब फोर का मतलब आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। वह सो रहा था तो ही वॉज स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम आए हैं पास्ट परफेक्ट पर। बोलता है कि पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण भूतकाल, इसमें भी क्रिया समाप्त हो गई होगी पूर्ण रूप से। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि लगा रहे तो हम समझ सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। परिभाषा के तौर पर देखें तो कहता है कि भूतकाल की वैसी क्रिया जो पूर्ण रूप से क्या हो, समाप्त हो गई हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको भी आप नोट कर लेना। इसमें बोलता है कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पढ़ ली थी, या फिर तुमने खा लिया था, तुमने खा लिया था। ओके, अब देखियो यहां पर बोला है कि मैंने पढ़ ली थी, तो मैंने के लिए आई हो गया, हैड लगाएंगे सभी सब्जेक्टों के साथ, हैड, और थ्री होता है रीड, पढ़ना का थ्री रूप होता है, वर्ब थ्री रीड ही होता है, ठीक है। उसके बाद तुमने खा लिया था तो यू हो गया, हैड लगाएंगे, ईट माने खाना, लेकिन तीसरा का फॉर्म लगाना है तो ईटन हो जाएगा, आई हैड टू ईटन या आई हैड ईटन, ठीक है। आई हैड ईटन लिखेंगे, इसको वर्ब थ्री लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें बहुत प्रचलित और प्रख्यात जो है टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लोग पूछते हैं तो सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। बिल्कुल, पुलिस को आने के पहले। देखिए इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती है, ध्यान से देखें तो दो क्रिया है। देखिए एक पुलिस का आना और एक चोर का भागना। ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएं, तो देखिए ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना क्या है कि पास्ट परफेक्ट रूल है, पास्ट परफेक्ट और प्लस जो भी है पास्ट परफेक्ट, उसमें आफ्टर डालना है या बिफोर डालना है या व्हेन डाल सकते हो। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। ओके, इस रूल पर बनाएंगे, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, या बी फोर प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब आफ्टर माने पहले हो गया, बिफोर मतलब बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद हो गया। इसके बाद आपका व्हेन मतलब जब हो गया, सब्जेक्ट बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखना है। और नोट देख लेते हैं, कहता है कि देखिए इसमें जो क्रिया पहले होगी, जैसे देखिए अब आपको क्या लगता है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका है, कौन क्रिया पहले हुई है? क्या पुलिस पहले आई है कि चोर भाग गया है? बिल्कुल चोर भाग गया है। तो वही कहता है कि इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पहले हो चुकी हो, सबसे पहले उसे कहते हैं, इसमें जो क्रिया पहले हो चुकी हो सबसे पहले उसे बनाया जाता है। जो क्रिया पहले होगी सबसे पहले उसको बनाएंगे, यानी चोर का भागना पहले हुआ है तो चोर को पहले वाला जो वाक्य है उसको लिखेंगे और तब दूसरे वाक्य को बनाया जाता है। ओके, जैसे देखिए एक और वाक्य है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। तो देखिए इसमें भी दो वाक्य है, एक डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, लेकिन यहां पर देखा जाए तो रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही। तो अब इसको बनाएंगे क्या, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर कम द डॉक्टर, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं एक और, जैसे मान के चलिए कि कोई बोलता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो देखिए यहाँ ट्रेन का खुलना पहले है, तो हम कह सकते हैं कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया है जो कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है। पहचान क्या होता है इसका, कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि लगा रहे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए परिभाषा में बोला है कि भूतकाल की वैसी क्रिया जो समय के साथ जारी हो, समय इसमें भी अवश्य दिया रहता है। देखिए इसमें समय अवश्य दिया रहता है, समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है। ये तो बता ही दिए हैं कि जो समय को सिंस या फोर का प्रयोग होगा, ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, इसके बाद इसी रूल पर हम बना सकते हैं, जैसे हमने कहा एक वाक्य लिए है, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। ओके, तो मैं सब्जेक्ट के लिए हो गया आई, उसके बाद ये इसमें क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड, उसके बाद बीन लगेगा ही लगेगा, पढ़ना रीड, तो रीडिंग होगा रीडिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। आई हैड बीन रीडिंग, क्या फोर लगेगा कि सिंस, बिल्कुल फोर लगेगा, फॉर 2 डेज हो गया,
ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के आगे वाला वीडियो में उसको भी मतलब सॉल्व कर सकूं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अब हम चालू करते हैं भविष्यत काल के बारे में। आपको ज्यादा ये होता हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी या जिसमें लगा रहे या भविष्य काल का बोध हो जिससे, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर टेंस है। ओके, अब देखिए इसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस होता है जो कि भविष्य काल में वैसे वाक्य जिसमें गुण या दोष या पदवी या पेशा को दर्शाया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, जैसे हमने कहा कि वह अच्छा होगा, देखिए हम कामना कर रहे हैं, उसकी कामना, अच्छाई की कामना कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि वाकई में वो अच्छा होगा। वो लड़की जो है वो अच्छी होगी, ठीक है, इस भी गुण या दोष को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस वर्ब वन नहीं होगा, इसमें वर्ब नहीं लगेगा, कहां से क्रिया नहीं, क्वालिटी को दर्शाएगा, प्लस क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को दर्शाएगा। जैसे देखिए ही विल गुड, ही विल गुड, क्यों, क्योंकि वो जो है लड़की वो अच्छी है या लड़का जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, गर्ल विल गुड, लड़की जो है क्या होगा, अच्छी होगी और लड़का भी अच्छा होगा, हम कामना कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब सिंपल होगा तो शैल या बिल के बाद हम बी लगाएंगे। ओके, इसलिए ही विल बी गुड और गर्ल विल बी गुड। ओके, और यदि ऐसे मतलब गुण या दोष या पद पेशा न बताना हो तो वर्ब लगेगा और साथ ही साथ भी न लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, जो कि सामान्य काल है, सामान्य भविष्य काल। जैसे मैं पहचान बोला है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो, गा, गे, गी लगा रहे, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। परिभाषा के तौर पर भी देख सकते हैं कि भविष्य काल की वैसी क्रिया जो क्या हो, अनुमानतः अपूर्ण हो, उससे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो जाऊंगा तो ये क्या है, अनुमानतः, कंफर्म नहीं है, तो वह जाएगा या फिर वह आएगा या फिर वह गाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके कोई जो भी पॉइंट है। बोलता है कि जब वादा, प्रतिज्ञा, धमकी, पक्का इरादा करने का हो तब हेल्पिंग वर्ब को पलट दिया जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो ना, यहाँ शैल विल बी जो भी है। तो इसमें देखिए ध्यान से समझिए, दो सब्जेक्ट है, एक आई और दूसरा वी। ओके, यानी मैं और हम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्लूरल। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ ही फ्यूचर टेंस में केवल क्या, शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ विल का प्रयोग होता है। बट यही कंडीशन कब बदल जाएगा, जब किसी से वादा करना हो, जब किसी से क्या करना हो, वादा करना हो। जैसे आप किसी से वादा करते हो कि मैं वादा करते हो या फिर मान के चलो कि धमकी भी देते हो, क्या पॉइंट देखो, वादा भी करते हो, प्रतिज्ञा भी करते हो, धमकी भी देते हो या पक्का इरादा करते हो, तब उस स्थिति में आप इसको बदल सकते हो। जहां पर शैल है वहां पर विल और जहां पर विल है वहां पर शैल लगाओगे। जैसे वादा से रिलेटेड, जैसे वादा किसी से करना हो, प्रपोजल को जैसे ऐसे भी कह सकते हो कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी। और ऐसे विल यू फ्रेंडशिप विथ मी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे साथ दोस्ती करोगे। ये आपका क्या हो गया, वादा करने का एक दावा हो गया। प्रतिज्ञा, जैसे आपने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा या मैं जरूर आऊंगा, तो वहां पर आई विल लगाओगे, क्योंकि आपने वादा किया है किसी से, तो वहां पर आप शैल ना लगाकर वहां पर विल लगाओगे। आई विल कम, मैं जरूर आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। ओके, धमकी देना है किसी को, यदि कहते हो धमकी देना हो, जैसे कहता है कोई कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ऐसे ऐसी धमकियां लोग देते हैं, तो उस अवस्था में कह सकते हो जैसे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओके, उसके बाद पक्का इरादा तो हो ही गया। इसके बाद इरादा, जैसे मैं कार खरीदूंगा, आपका यदि पक्का इरादा है तो आपके यहां भी आई विल बाई अ कार भी लिख सकते हो। उसके बाद कहता है कि वह उसे तोड़ देगा, आप मुझसे शादी करोगी। देखिए इसमें तोड़ देगा, ही शैल वी ब्रेक हिज, मतलब वह उसे तोड़ देगा। ये क्या हो गया है, निश्चित हो गया है, पक्का इरादा कर लिया तोड़ने का। और ऐसी स्थिति में हम क्या किए हैं, ही के साथ शैल लगाए हैं, विल नहीं, विल लगता, बट यहां पर पक्का इरादा होने की वजह से विल नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी भविष्य और अपूर्ण भविष्य काल। बोलता है कि परिभाषा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहे, तो हम समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। परिभाषा के तौर पर देखें तो इसको कह सकते हैं कि भविष्य काल की वैसी क्रिया जो अपूर्णता के साथ क्या हो, अनिश्चित हो के साथ जारी हो, अनिश्चितता के साथ जारी हो, उससे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये अनिश्चितता होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया रहता है, इसलिए
चलिए देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि एन वाक्यों को मतलब ऐसे वाक्य जो आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल वी या फिर विल वी का प्रयोग तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब फोर का बोले तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ओके, वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा ती रही गया है, वह पढ़ता रहेगा तो वह के साथ क्या लगाया है, ही, और ही के साथ विल लगा है, जो कि आप यहां पर क्या करोगे, यदि इसलिए विल लगा है क्योंकि निश्चित इरादा किसी से किया है, किसी से वादा किया है, नहीं तो वाकई में यदि देखा जाए तो ही के साथ शैल नहीं लगेगा, यहां पर विल लगेगा। ठीक है, पहले बता दें कि दो शब्द के साथ ही शैल लगता है, शैल आई और वी के साथ, लेकिन यहां पर वह पढ़ता रहेगा, किसी से वादा इसमें हमारे ख्याल से नहीं किया है, और वह गाता रहेगा, यह भी सिंपल में बोला है कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो गाता ही रहे, बट ही विल बी सिंगिंग और ही विल बी रीडिंग। लेकिन इसमें भी यदि वो पाका इरादा कर ले, हम मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखते हैं, यदि फ्यूचर इसमें भी वैसा काम करे तो यहां भी हम कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं आगे, कहता फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी आदि लगा रहे तो हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परिभाषा क्या करता है कि भविष्य काल की वैसी क्रिया जो पूर्ण हो या समाप्त हो गई हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाती है। जैसे ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पर कि मैं जा चुकूंगा, वह आ चुकेगी, तो आई के साथ शैल लगता ही है और हैव लगेगा, इसमें ध्यान से रखना, आई शैल वी के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और हैव के बाद क्रिया का तीसरा का रूप, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, वैसे ही दूसरा इसमें भी वह आ चुकेगी, तो वह के लिए सी स्त्री है, शैल, सी शैल नहीं होगा इसमें, वह आ चुकेगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका विल होगा, बिल्कुल सही। सी विल हैव क्या, कम, केम कम कम में होता है तीसरा का फॉर्म। ठीक है, देखिए अब इसके बाद इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। इस टोटल नोट्स को आप लिख ले एक पेज पर, कॉपी पर, तो बेहतर होगा, आप कभी भी भूलोगे नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कि अंतिम है में आ चुके हैं, पहचान क्या होता है इसका, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, वो पहचान जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि लगा रहे तो हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका परिभाषा क्या कर सकते हैं कि भविष्य काल की वैसी क्रिया मतलब काम जो समय के साथ क्या हो, निश्चितता के साथ, समय के साथ या निश्चितता के साथ क्या हो, जारी हो। साथ ही साथ कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें समय अनिवार्य है, देता रहता है। ठीक है, जारी होगा, समय के साथ जारी होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए संरचना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल या सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या फ्रॉम। इसमें ध्यान देना, सिंस या फॉर नहीं, फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब फोर कब, फ्रॉम कब, ठीक है, तो इसका भी आगे आपको दिया जाएगा। देखिए पहले एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। इसमें आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वह 2025 से गाता रहेगा। ठीक है, तो ही विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम 2025। अब देखिए फ्रॉम कब लगेगा, जो सिंस जहां पर लगता था, एक के बात याद रखिए कि जहां पर सिंस लगता था वहां पर आपका क्या लगेगा, सिंस के जगह पर आपका फ्रॉम लगेगा और फोर के जगह पर फोर तो है ही। ठीक है, जैसे देखिए निश्चित समय हो गया है, उसके बाद कहा है क्या कि हम लोग 10 वर्षों से पढ़ते रहेंगे, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम नहीं होगा, यहां पर आपका क्या होगा, बिल्कुल एक गलत से नहीं, आपको पकड़ना होगा, 4 होगा, 10 ईयर्स। ओके, देखिए एक और पॉइंट जो कि नोट्स के लिए है, इसमें समय अवश्य दिया रहता है, समय को दर्शाने के लिए फॉर या फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग कब, जब समय पीरियड ऑफ टाइम या कितने से का जवाब देता हो तब फॉर का प्रयोग करेंगे। और जैसे 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 वर्षों से वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब मतलब ऐसे वाक्यों के साथ, ऐसे समय के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और फ्रॉम का प्रयोग कब, कि जब समय टू द पॉइंट या कब से का पता चले या निश्चित समय का बोध कराता हो तब हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2025, ठीक है, 10 वर्षों से नहीं कह सकते हैं, इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2025 हो जाएगा, सोमवार से हो जाएगा, आने वाले मंगलवार से हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सबसे अंतिम पॉइंट है, बोलता है कि इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें समय का मतलब समय अवश्य दिया रहता है, बट समय को दर्शाने के लिए फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग, फॉर या फ्रॉम को, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, आपका ऑल टेंस रूल जो है इसमें दे दिए हैं, अच्छा से समझ सकते हो। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस
verb 4 plus subject plus other verb present perfect का होता है subject plus have या has plus be 3 plus subject plus other verb present perfect continuous का tense होता है subject plus have या has plus been plus 4 plus subject plus other verb plus since या 4 plus time. ओके, वैसे ही आगे पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड या बीन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम. ओके, ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इन दोनों में समय अवश्य दिया रहेगा. समय को दर्शाने के लिए सिंस या 4 का प्रयोग करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. और इसके बाद आपका नेक्स्ट है और लास्ट है सब्जेक्ट प्लस, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या फ्रॉम प्लस टाइम. ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार से इतना दिया है जो भी. और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. और यदि आपको लगे कि वाकई में ये वीडियो अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए. धन्यवाद. टेक केयर. जय हिंद.